नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी ने मोदी योगी को घेरा। वाराणसी में बोली, देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, जब तक इस्तीफा नहीं होता लड़ते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को वाराणसी के जगतपुर में किसान न्याय रैली निकाली। प्रियंका ने अपनी बातों की शुरुआत मां दुर्गा का आह्वान कर किया। कहा, इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में अपनी गाड़ी के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर नहीं आ सकते उन किसानों के आंसू पोंछने के लिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता हम लड़ते रहेंगे। कहा, मैंने वहां जाने की कोशिश की तो रास्ते में हर तरफ पुलिस की घेराबंदी थी, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए कोई नहीं निकला। अपराधी को निमंत्रण भेजा कि आकर हमसे बात करिए। क्या किसी देश में ऐसा देखा है कि किसी अपराधी को पुलिस निमंत्रण दे रही है? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्र गिरफ्तार, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया। आशीष के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 147 और 148 समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। एसआईटी चीफ उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आशीष मिश्र जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की गई। इस वक्त क्राइम ब्रांच के ऑफिस में भी उसका मेडिकल कराया जा रहा है। उसके बाद सुबह उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी कोर्ट में आशीष की पेशी होगी इसकी सूचना नहीं मिल पाई है। वहीं जिले के एसडीएम और सीओ समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 अक्टूबर को हुई इस हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए थे, जिनमें 4 किसान है, 2 बीजेपी कार्यकर्ता है, एक आशीष मिश्रा का ड्राइवर है और एक वहां के स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप हैं। अब तक इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनमें एक एफआईआर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुई। उन पर हत्या और गैर इरादतन हत्या दोनों ही धाराएं लगाई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बिजली संकट पर राहत की खबर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, देश में कोयले की कमी नहीं, पावर प्लांट्स के पास 24 दिन का कोल स्टॉक है मौजूद। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 6 राज्यों में बिजली संकट की आहट शुरू हो गई है। राज्यों ने केंद्र सरकार से बिजली संकट से निपटने के लिए कोटा के हिसाब से राज्य की कोयला आपूर्ति को बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली के बिजली मंत्रालय, BSES और टाटा पावर के अधिकारियों ने बिजली प्लांट में कोयले की कमी को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। ऊर्जा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली को आवश्यक बिजली सप्लाई होती रहेगी और वो आगे भी जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि मोदी सरकार सभी को आश्वस्त कर रही है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का कोई खतरा नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 24 दिन की कोयले की मांग के बराबर 43 मिलियन टन कोयले का पर्याप्त स्टॉक है। थर्मल पावर प्लांट्स में रोलिंग स्टॉक दैनिक आपूर्ति के साथ भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानसून की वापसी के साथ आने वाले दिनों में कोयले की खेप बढ़ने से कोयले का स्टॉक बढ़ जाएगा। कोयले का पर्याप्त भंडार है, डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है अगली बड़ी खबर। मनीष गुप्ता हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन, 1-1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर और एसआई हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोरखपुर पुलिस ने रविवार को फरार चल रहे 6 में से 2 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और एसआई अक्षय कुमार मिश्रा शामिल है। बताया जा रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही रामगढ़ ताल इलाके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर पुलिस मजिस्ट्रेट ने शनिवार को फरार पुलिसकर्मियों की फोटो जारी कर जनता से उन्हें पकड़वाने के लिए मदद मांगी थी। बयान में कहा गया था कि फरार पुलिसकर्मियों के बारे में सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ ही उसे प्रत्येक आरोपी के हिसाब से 1-1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कानपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ काम के सिलसिले में गोरखपुर गए थे।
वे 27 सितंबर को गोरखपुर में कृष्णा इन नाम के होटल में ठहरे थे। तभी एसएचओ जगत सिंह नारायण और उसके साथी पुलिस वालों ने रात 12 बजे चेकिंग के नाम पर उन्हें जगाया। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया। आरोप है कि वहां पर पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की गुहार पर योगी सरकार ने जांच कानपुर ट्रांसफर कर दी है। कानपुर मजिस्ट्रेट ने फरार हो चुके इन पुलिसकर्मियों को पकड़ने के लिए पहले 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे शनिवार को बढ़ाकर 1-1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रग्स केस में 19वीं हुई गिरफ्तारी। अरबाज मर्चेंट के सप्लायर को एनसीबी ने किया अरेस्ट। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ड्रग्स केस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को 19वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक खार वेस्ट के मुरुगन चोल में रहने वाला शिवराज रामदास पेशे से एक ड्रग्स पेडलर है, जो आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई करता था। गिरफ्तार आरोपियों ने खुद इसका खुलासा किया, जिसके बाद एजेंसी ने यह गिरफ्तारी की। इससे पहले एनसीबी ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के ड्राइवर मुन्ना को समन जारी किया और उसे दफ्तर बुलाया। यहां उससे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की जांच में यह सामने आया था कि अरबाज मर्चेंट और प्रतीक गाबा अपने एक अन्य साथी के साथ आर्यन खान से मिलने उसके बंगले मन्नत पहुंचे थे। इसके बाद वे आर्यन खान को एक मर्सिडीज गाड़ी में लेकर निकले थे, जिसे मिश्रा नाम का ड्राइवर चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये सभी एक साथ रेव पार्टी के लिए निकले थे। मिश्रा ने इन्हें टर्मिनल पर छोड़ा और वापस आ गया। इस जानकारी के बाद एनसीबी ने एनडीपीएस से कनेक्शन 29 को एफआईआर में ऐड किया था। इसी बात को और पुख्ता करने के लिए एनसीबी ने ड्राइवर मुन्ना का बयान दर्ज किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान आईएसआईएस ने ली कुंदूज ब्लास्ट की जिम्मेदारी। हमले में मारे गए थे 100 से ज्यादा लोग। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में शुक्रवार की नमाज के दौरान आत्मघाती हमलावर ने एक मस्जिद को निशाना बनाया था, जिसमें कम से कम 100 लोगों के मरने की खबर है। इस हमले की जिम्मेदारी अब आईएसआईएस ने ले ली है। इस बात की जानकारी अबाक न्यूज एजेंसी के हवाले से मिली। रिपोर्ट के अनुसार आत्मघाती हमलावर का नाम मोहम्मद अल उइगुरी था। आईएसआईएस ने यह भी दावा किया है कि आत्मघाती बम विस्फोट में 300 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत बनने के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। कुंदूज प्रांत के तालिबान के उप प्रमुख ने बताया कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुआ हमला एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किया हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे अपने शिया भाइयों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि तालिबान उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में नाराज नेताओं को मनाने की कोशिशें हुई तेज। प्रियंका गांधी ने इस नेता को दी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की होने वाली बैठक से पहले पार्टी में G23 नेताओं और कांग्रेस नेतृत्व के बीच सुलह की कोशिशें तेज हो गई है। आगामी सीडब्ल्यूसी की बैठक में असंतुष्ट ग्रुप से जुड़े नेताओं की प्रमुख मांग मानी जा सकती है। नाराज नेताओं की सबसे प्रमुख मांग कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को मंजूरी देने की है। खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा दुंतो के जरिए G23 नेताओं के संपर्क में है। इसमें प्रमुख नाम कमलनाथ का बताया जा रहा है, जो असंतुष्ट नेताओं से बात कर रहे हैं। सुलह के संकेत कांग्रेस के उस पत्र से मिले हैं जिसमें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लखीमपुर खीरी कांड पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है। पत्र में साइन करने वालों में राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पर गुलाम नबी आजाद शामिल है। गुलाम नबी आजाद G23 नेताओं में से एक हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवेज कई रेलवे स्टेशनों पर महंगा हुआ प्लेटफॉर्म टिकट। जानिए कितने बढ़ गए हैं दाम। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की रेट बढ़ा दी गई है। पहले यह टिकट 10 रुपए में मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। रेल विभाग ने यह कदम त्योहारी सीजन में लोगों की भीड़ कम करने के लिए उठाया है। दरअसल दोस्तों, मुंबई के एयरपोर्ट पर भारी भीड़ ने कोरोना की तीसरी लहर की चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड की तीसरी लहर वापस हो सकती है। महाराष्ट्र खासकर मुंबई में कोरोना महामारी की हालत को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की रेट बढ़ाने का फैसला हुआ है। इस नए नियम के तहत मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल, दादर और लोकमान्य तिलक टर्मिनल के अलावा ठाणे, कल्याण, पनवेल जैसे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये सभी स्टेशन मुंबई डिवीजन में ही आते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बढ़ी हुई कीमत का नियम 7 अक्टूबर से लागू हो गया। हालांकि यह नियम अगले आदेश तक जारी रहेगा, जब तक रेलवे कोई नया निर्देश न दे दे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में लगा बड़ा झटका, दो प्रमुख नेताओं ने छोड़ दी पार्टी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रविवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। उसके दो प्रमुख नेताओं देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेता जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने दोनों के इस्तीफे की ट्वीट कर पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को माननीय सलाथिया और माननीय राणा का इस्तीफा प्राप्त हुआ, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद कोई कार्यवाही या टिप्पणी की जरूरत महसूस नहीं होती। जम्मू क्षेत्र के नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष राणा ने पार्टी छोड़ने की घोषणा अपने घर के बाहर मीडिया से संक्षिप्त वार्ता में की। इसके साथ ही गत सप्ताह से उनके पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के लग रहे कयासों का भी पटाक्षेप हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंधेरे में डूबने वाली है पूरी दुनिया। लेबनान में बिजली कटी, चीनी फैक्ट्रियां बंद, यूरोप में महंगी मिल रही है गैस। जी हां दोस्तों, भारत में कोयले की सप्लाई में कमी के चलते ब्लैकआउट का खतरा बना हुआ है। जरूरत के मुताबिक पावर प्लांट को कोयला नहीं मिल रहा है। कई राज्यों ने मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई है। इससे पहले भी चीन में भी कई प्रांतों में बिजली संकट की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं। कई घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है। अब आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में बिजली संकट गहरा सकता है। लेबनान बिजली न होने के कारण अंधेरे में डूब गया है। वहीं यूरोप में प्राकृतिक गैस के लिए लोगों को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। मौसम की वजह से वैश्विक ऊर्जा की कमी और मांग में फिर से बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है। इसने सर्दियों से पहले मुसीबत बढ़ा दी है। इससे कई देशों के अंधेरे में डूबने का खतरा मंडराने लगा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है कोरोना महामारी की पूरी दुनिया और भारत में ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि प्रमुख है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,39,53,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,50,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई की मार, पेट्रोल दिल्ली में 104 और मुंबई में 110 रुपए प्रति लीटर के पार, फिर बढ़ गए दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। लगातार छठे दिन कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। राज्यों के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार रविवार को पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अपने नए उच्चतम स्तर पर 104.14 लीटर प्रति लीटर पर पहुंच गई। वहीं मुंबई में 110 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। जबकि डीजल मुंबई में 100 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों केंद्रीय टैक्स के अलावा राज्यों के टैक्स की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्न होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को फिर मिलेगी गुड न्यूज, इस महीने सैलरी में होगी एक और बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि DA/DR देने के बाद अब एक और अच्छी खबर है। ऐसे कर्मचारी जो कोरोना महामारी की वजह से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि CEA को क्लेम नहीं कर पाए थे, अब वो उसे क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं होगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी भत्ता मिलता है, जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हर महीने 2250 रुपए होता है। लेकिन पिछले साल से ही कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके चलते CEA को केंद्रीय कर्मचारी क्लेम नहीं कर सके, लेकिन अब ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
फेस्टिवल सीजन ऑफर, निशान और डस्टन की कारों पर 1 लाख रुपए तक का ऑफर। जानिए कितना है किस गाड़ी पर छूट। जी हाँ दोस्तों, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत से ही ऑटोमोबाइल कंपनी अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए अच्छे ऑफर्स लेकर आती है। ऐसे में अब निशान इंडिया और उसकी पार्टनर कंपनी डस्टन इंडिया ने अपनी कारों पर कुछ कैश डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर दिए हैं। दोस्तों खास बात यह है कि निशान इंडिया ने अपनी लेटेस्ट कार निशान मैग्नाइट एसयूवी को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, निशान अपनी डिमांडिंग एसयूवी को 2 इंजन ऑप्शंस के साथ बाजार में बेच रही है। बात कर रहे हैं निशान किक्स की। इसके 1.3 लीटर पेट्रोल टर्बो वेरिएंट को खरीदने पर कंपनी 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 70,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस दे रही है। इसके अलावा किक्स के टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर 5,000 रुपए का ऑनलाइन बुकिंग डिस्काउंट, 10,000 रुपए का सेलेक्टेड कॉर्पोरेट बेनिफिट और निशान किक्स की खरीद पर 7.99% की स्पेशल ब्याज दर दे रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी टर्बो पेट्रोल वेरिएंट को 12.10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर बेच रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को करेंगे गति शक्ति योजना को लॉन्च। देश में रोजगार पैदा करने की होगी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से देश में रोजगार पैदा करने के मकसद से जिस करोड़ों की मेगा योजना का ऐलान किया था, अब उसके उद्घाटन की घड़ी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी कि 13 अक्टूबर को गति शक्ति योजना को लॉन्च करेंगे। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना को देश में रोजगार के मौके बेहतर करने की दिशा में इस्तेमाल लाया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा 15 अगस्त को अपने भाषण के दौरान की थी। यह योजना 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की है। उम्मीद है कि यह योजना देश का मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में अहम भूमिका निभाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इस नई योजना का ऐलान कर दिया था। योजना का नाम प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है। इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा इस योजना के तहत लोकल मैन्युफैक्चरर भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत चीन कोर कमांडरों की बैठक खत्म। 8.5 घंटे चली वार्ता, पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने को लेकर हुई बातचीत। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए रविवार को भारत और चीन की मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक 8.5 घंटे चली। मीटिंग के नतीजे के बारे में अभी तक साफ साफ जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच मीटिंग शाम 7 बजे खत्म हुई। सुबह 10:30 बजे चीन की पीएलए सेना के मोल्टो गैरिसन में यह मीटिंग शुरू हुई थी। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों के डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों के पीछे हटने पर चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नतीजे के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों देश के कमांडर्स मीटिंग के बारे में अभी अपने अपने देश के टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप से मंत्रणा करेंगे। इसके बाद ही मीटिंग का कोई नतीजा सामने आ पाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।